नमस्कार, जनपद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है, जिनके तहत केंद्र सरकार लोगों को लोन मोरेटोरियम पर लाभ देने का फैसला कर सकती है। इसके बाद भी केंद्र कोई फैसला लेने के बजाय आरबीआई के पीछे छिपती हुई दिखाई दे रही है। श्रीलंका ने भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर जोर दिया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण को बनाए रखेगा। श्रीलंकाई टीवी चैनल से बात करते हुए कोलंबेज ने कहा कि हम इंडिया फर्स्ट नीति का पालन करेंगे। हम भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा खतरा नहीं बन सकते हैं और हमें होना भी नहीं चाहिए। सोनिया गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यों के बकाया जीएसटी और जेईई नीट परीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा ममता बनर्जी शामिल हुई। बैठक में बनर्जी ने नीट और जेईई परीक्षा आयोजन के खिलाफ सभी राज्यों के साथ आने का अनुरोध किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बच्चों के संक्रमित होने के खतरे का मुद्दा उठाया। वहीं सोनिया गांधी ने जीएसटी का भुगतान न करने को केंद्र सरकार का छल बताया। विपक्षी नेताओं ने बैठक में इस बात पर सहमति जताई है कि 7 राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सभी राज्य नीट जेईई एग्जाम कराने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बैठक में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, अमरिंदर सिंह और नारायण सामी भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूरी तरह से लॉकडाउन लग सकता है। यह लॉकडाउन कम से कम 10 दिनों का होगा। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी चिंता और नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को कंप्लीट लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी अमला लोगों को बेवजह निकलने से रोक पाने में नाकाम रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 375 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे तो भी ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएंगे। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इस बार कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार चुनाव में पहली बार मतदान के लिए M3 मॉडल ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। सुशांत केस में सीबीआई की टीम बुधवार दोपहर को कूपर अस्पताल पहुंची। टीम ने यहां डॉक्टरों से पूछताछ की। बता दें कि इसी अस्पताल में सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। सुशांत मामले में अब ड्रग एंगल भी सामने आ रहा है। सीबीआई के बाद एनसीबी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता सहित 6 विधायकों को कोरोना संक्रमण है। ये सभी मानसून सत्र में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के कंधों पर आ गई है। इसके बाद उन्होंने पहले दिन सदन की कार्यवाही संचालित की है। दिल्ली में कोरोना मामलों में अचानक हुई बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपातकालीन बैठक की। इसमें स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने चर्चा की। बैठक में टेस्टिंग को दोगुना करने का फैसला किया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। अयोध्या में मस्जिद बनाने वाले ट्रस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा गठित ट्रस्ट में 15 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें केंद्र और यूपी सरकार के एक भी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रस्ट में केंद्र और यूपी सरकार के एक अधिकारी को शामिल किया जाए, जिससे कार्यों की निगरानी हो सके। सीएम योगी के महत्वाकांक्षी योजना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी आएगी। यूपीडा के कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए यूपीडा और 6 बैंकों के बीच कर्ज को लेकर समझौता हुआ है। इसके तहत बैंकों ने यूपीडा को 5900 करोड़ रुपए का कर्ज देने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर पिछले 5 सालों से घातक जैविक हथियार तैयार करने में जुटे हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते सुर्खियों में आए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। इस पूरे प्रकरण को चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। क्लासकोन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक पिछले 14 दिनों में मणिपाल अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। हालांकि मंगलवार को हुए कोरोना जांच में वे पॉजिटिव मिले हैं। 24 से 48 घंटे बाद उनकी दोबारा जांच होगी। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नाइक पिछले 14 दिनों से मणिपाल अस्पताल में भर्ती है। आज उनकी स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है।
केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मियों के जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। अब सेवारत कर्मियों को भी वैसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों से कहा है कि वे सभी कर्मियों को बिना किसी देरी के उनकी जीपीएफ स्टेटमेंट उपलब्ध कराएं। अगर किसी की स्टेटमेंट में कोई गलती है तो उसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। जेईई और नीट परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए गए हैं। सामाजिक दूरी नियम का पालन करवाने के लिए 40 मिनट के एक स्लॉट में सिर्फ 100 छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। एनटीए ने राज्यों को पत्र लिखा है कि वे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू करें। भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 5 महीने के बाद बुधवार को भक्तों के लिए फिर से खोल दिया गया है। ये मंदिर केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित है। इस दौरान भक्तों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। मंदिर के सूत्रों ने बताया कि हमने भक्तों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। भक्तों की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए फर्श पर निशान बनाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मथुरा के जवाहर बाग कांड मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच में आरोपी रामवृक्ष यादव के मामले में तह तक नहीं पहुंच सकी है। अब तक रामवृक्ष के मरने या फिर जिंदा होने पर भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसलिए सीबीआई को आदेश दिया जाए कि वो अपनी जांच को 2 महीने में पूरा करके रिपोर्ट सौंपे ताकि रामवृक्ष के बारे में तथ्य सामने आ सके। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका में स्कूलों को खोलने का फैसला महंगा पड़ गया है। मिसिसिपी के स्कूलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। यहाँ करीब 4000 छात्र छात्राएं और 6000 शिक्षक संक्रमण के शिकार हुए हैं। इन्हें क्वारंटाइन कर उपचार किया गया है। वहीं स्कूलों को फिर से बंद करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। पटना यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षकों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से कुछ दूरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की ओर कूच किया। हालांकि भारी संख्या में मौजूद पुलिस ने शिक्षकों को जाने से रोक दिया। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि वो सरकार को कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर के संघ मुख्यालय जाने पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब भी कोई नागपुर जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन करता है, जबकि सिंधिया तो संघ मुख्यालय में संगम शरणम गच्छामि की प्रार्थना कर रहे हैं। सिंधिया के सबसे करीबी मंत्री गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा बयान दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, उनके लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है। आपको बता दें कि सिंधिया के संघ मुख्यालय जाने पर दिग्विजय ने तंज कसा था। अब गोविंद सिंह का दिग्विजय पर दिया गया बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की चिट्ठी से पार्टी में चल रही उठापटक के बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बड़ा बयान दिया है। शांता ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार तक बांधे रखने का फैसला किया जा रहा है तो ये कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। ये कई मायनों में खुशखबरी और कई के लिए दुख भरी खबर हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद पत्नी रामलली और बेटे विष्णु की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूपी पुलिस ने विधायक की पत्नी और बेटे को गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं एमएलसी रामलली और विष्णु मिश्रा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। आपको बता दें कि विधायक विजय मिश्रा के एक रिश्तेदार ने कई गंभीर आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में अभी तक कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी की तबीयत स्थिर बनी हुई है, अभी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी को कोरोना संक्रमण हुआ है। इसके बाद उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी की गई है। महुआ सीट से विधायक तेज प्रताप अपनी सीट बदलने जा रहे हैं। बिहार चुनाव में तेज प्रताप अब महुआ सीट के बजाय हसनपुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। शायद यही वजह हो सकती है कि अब तेज प्रताप महुआ से हसनपुर जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतीश कटारा कांड के दोषी विकास यादव को बड़ा झटका दिया है। विकास यादव को पैरोल मांगने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि विकास को पैरोल देने पर कटारा परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है, इसलिए पैरोल नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विकास की पैरोल वाली याचिका खारिज कर चुका है।
पिछले कई सालों से मेरठ में पुरातत्व विभाग का सर्किल बनाने की मांग चली आ रही थी। बुधवार को पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट कर मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नया सर्किल कार्यालय खोले जाने को लेकर घोषणा की है। बता दें कि यहां हस्तिनापुर, बिजनौर, बागपत आदि में काफी संख्या में पौराणिक स्थल मौजूद हैं। यहां से काफी संख्या में कई बार पुरातात्विक महत्व के अवशेष मिल चुके हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में तैनात IAS टीना डाबी ने उनके नाम से चलने वाली 10 फेसबुक आईडी चलाई जाने का खुलासा किया है। उन्होंने श्री गंगानगर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। IAS टीना ने मांग की है कि साइबर अधिनियम के तहत मेरे नाम से सोशल मीडिया में कंटेंट वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजस्थान में पुलिस महानिदेशक ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में महामारी अध्यादेश के तहत अब तक 5,55,000 से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। इनसे 8 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर 2,21,833 लोगों का चालान किया गया है। ओडिशा सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 12वीं तक 30% पाठ्यक्रम कम करने की घोषणा की है। स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि स्कूलों के बंद होने की वजह से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गठित 3 समितियों ने सुझाव दिया है। नया पाठ्यक्रम NCERT की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना का लाभ देने के लिए टेली कंसल्टेशन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए योजना के लाभार्थी किसी स्वास्थ्य देखभाल केंद्र गए बिना विशेषज्ञों के वर्चुअल सलाह प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुरुआत में इस सेवा के तहत मेडिसिन, हड्डी रोग, आंख और नाक कान गला विशेषज्ञों के परामर्श उपलब्ध होगा। एक अध्ययन में कहा गया है कि N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को घटाने में ज्यादा कारगर हो सकता है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए मास्क नहीं लगाने के बजाय कोई भी मास्क लगाना ज्यादा ठीक रहेगा। अध्ययन करने वाली टीम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के वैज्ञानिक भी शामिल थे। ISRO ने मुंह पर मास्क लगे होने की स्थिति में छींक के दौरान निकले कण के फैलने का विश्लेषण किया। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन को एक बड़ी सफलता मिली है। मांझी के अलग होने के बाद वाम दलों ने गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। CPI और CPM ने RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी के अलग होने को एक बड़ा झटका माना जा रहा था। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली युवती पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। प्रयागराज पुलिस ने अभद्र वीडियो अपलोड करने वाली हीर खान को खुल्लापुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हीर खान ने करीब 3 मिनट तक हिंदू देवी देवताओं पर नॉन स्टॉप अभद्र टिप्पणी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने PM केयर्स फंड पर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ICAI ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इस मामले में ICAI के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर इतने बड़े फंड को दान करने की वजह जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि फंड को लेकर याचिका किसी वजह से प्रेरित लगती है, इसलिए सुनवाई नहीं हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र 5 जन में फिल्म अभिनेता आमिर खान पर जोरदार हमला बोला गया है। 5 जन ने आमिर खान को ड्रैगन का प्यारा खान बताते हुए लंबा लेख लिखा है। इसमें तुर्की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात करने से लेकर चीनी उत्पादों के विज्ञापन का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि तुर्की भारत के विरोध में पाकिस्तान की तरफदारी करता है, फिर भी आमिर राष्ट्रपति के घर गए थे। केंद्र सरकार ने GST भरने में देरी करने वालों को बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनलॉक होने के बाद भी व्यापारी GST भरने में देरी कर रहे हैं। GST भुगतान में देरी होने को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि 1 सितंबर से कुल बकाया GST पर ब्याज लगाया जाएगा, जिसे GST के साथ ही देना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। मालवीय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के दखल देने पर दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई थी। इसके बाद CM केजरीवाल कई राज्यों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। अब फिर से दिल्ली में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार को काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बकाया GST को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र ने 4 महीने से GST का पैसा वापस नहीं किया है। इससे राज्य में आर्थिक संकट बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्पादों पर टैक्स लगाने की अनुमति केंद्र को देना चाहिए, जो अब तक राज्य सरकारों को नहीं मिली है। कोरोना संकट में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के ट्रांसपोर्ट्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में पंजीकृत करीब 12.25 लाख ट्रांसपोर्टर्स का 700 करोड़ रुपए का रोड टैक्स माफ कर दिया
दिया है। इनमें निजी और टैक्सी सहित सभी तरह के वाहनों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टर्स कोरोना संकट में टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे। नोएडा में पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार रतन सिंह की जान लेने के मामले में दुख प्रकट किया है। पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर परिवार को 50 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की है। मीडिया क्लब यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकार सेक्टर 27 स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कन्नौज में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की चारों शाखाओं के अध्यक्ष पद के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर के ग्वाल मैदान स्थित सरकारी बैंक में नामांकन के दौरान सपा व भाजपा समर्थकों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर चले। पुलिस ने लाठियां पटक कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। तनाव को देखते हुए बैंक में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिजनौर में यूरिया खाद की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कहा कि समितियों पर यूरिया खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। कई दुकानदार कालाबाजारी करने में लगे हैं। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पर धरना देकर यूरिया खाद वितरण में धांधली का आरोप लगाया है। बिजनौर में पति पत्नी के मामूली विवाद पर महिला अपने 3 साल के मासूम बच्चे को लेकर नहर में कूद गई। पुलिस और गोताखोर की टीम ने 3 साल के मासूम को नहर से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं महिला की तलाश की जा रही है। नहर में पानी ज्यादा होने से तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। बहराइच पुलिस ने तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना दरगाह पुलिस ने 500 ग्राम स्मैक के साथ 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तस्कर के पास से 5,25,000 रुपए नगद और 2 बाइक बरामद की गई है। प्रभारी निरीक्षक मधुपनाथ मिश्र ने इसकी जानकारी दी है। बिजनौर के सीएमओ कार्यालय में संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदनकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह था कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ते नजर आए। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। कई लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मुंह पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। इस तरह की घटनाएं प्रशासन के दावों पर सवाल उठा रही है। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने बयान दिया है। एंडरसन ने कहा कि वो 700 विकेट के क्लब में भी शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने मंगलवार को पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली को आउट कर अपना 600वां विकेट लिया। अब वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में मुरलीधरन 800, शेन वार्न 708 और अनिल कुंबले 619 के बाद चौथे स्थान पर है। ओलंपिक में भारत के एकमात्र व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनेता बिंद्रा द फिनिश लाइन नाम की वेब सीरीज में भारतीय खेलों के अहम लम्हों को बताएंगे। बेस लाइन वेंचर्स ने इस 8 हिस्सों की वेब सीरीज की परिकल्पना और निर्माण किया है। इस शो की मेजबानी एशियाई स्वर्ण पदक विजेता स्क्वाश खिलाड़ी सौरभ घोषाल करेंगे। वेब सीरीज में दिनेश कार्तिक, लिएंडर पेस के कांस्य पदक का जिक्र होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईसीसी की एक दिवसीय रैंकिंग में पहले और दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ शीर्ष पर चल रहे हैं। उनके बाद कोहली और स्मिथ का नंबर आता है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच तीसरे स्थान पर हैं। एक दिवसीय गेंदबाजों की सूची में भारत के जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर हैं, जबकि टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान T20 गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। टीम रैंकिंग में भारत एक दिवसीय प्रारूप में दूसरे, जबकि टेस्ट और T20 प्रारूप दोनों में तीसरे स्थान पर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।